स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड अर्थात रुधिर। आज हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, तो चलिए देखते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। हमारा शरीर कई चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें से ऊतक सबसे शरीर की मांसपेशियों की सबसे छोटी इकाई ऊतक है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 है, जो एक दुर्बल क्षारीय है। रुधिर में प्लाज्मा 55% हो पाया जाता है। पीएच स्केल आपने शायद सुना होगा। पीएच स्केल में रीडिंग 14 तक होती है। जो 7 से ऊपर हो उसे क्षारीय कहते हैं, जो 7 से नीचे हो जिसे ये है 14, ये है ये है 1, ये 14 में 7 इधर 7 इधर। जो इसके बीच में होता है उसे उदासीन कहते हैं। जो इसके बीच में होता है उसे उदासीन कहते हैं। जो इससे इधर होता है उसे अम्लीय। जो इससे इधर होता है उसे क्षारीय। उसमें क्षारीय में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल क्षारीय, एक प्रबल क्षारीय। और इसमें अम्ल में भी होता है 2, एक दुर्बल अम्ल, एक प्रबल अम्ल। इसी तरह से रुधिर का पैमाना, रुधिर का पीएच मान कितना है 7, यानी इससे कुछ यहाँ पर है। तो इस प्रकार ये होगा दुर्बल क्षारीय, ये क्षारीय, ये है अम्लीय। इसी प्रकार इसे मापते हैं। फिर रुधिर का संगठन किन किन चीज़ों से होता है। प्लाज्मा 55%, ब्लड सेल्स 45%। ब्लड सेल्स को आरबीसी भी कहते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स। इसे क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स, जो ऑक्सीजन का परिसंचरण करती है। इसमें एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर में परिवहन करती है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है और यह रंगीन होता है। रक्त का जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं और उसका वह रंगीन होता है। और इसमें प्लेटलेट्स के कारण रक्त का थक्का बनता है। प्लेटलेट्स के कारण रक्त का थक्का बनता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 7%। रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी। रक्त के दाब को मापने वाले यंत्र को स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं, जो रक्त का दाब मापता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसे जो मापता उसे क्या कहते हैं? स्फाइग्नोमैनोमीटर। एक सामान्य व्यक्ति में रक्तदाब 120 से 80 मिलीमीटर होता है, होना चाहिए। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, ये अर्थात बोन मैरो में होता है। अस्थिमज्जा यानी हड्डियों के बीच में होता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे बोन मैरो कहते हैं, वहीं पर रक्त का निर्माण होता है वयस्क में। और भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। ये 2 पॉइंट याद करनी है। वयस्क में अस्थिमज्जा में ब्लड का निर्माण होता है और भ्रूण में लीवर में होता है। भ्रूण अवस्था में लीवर में निर्माण होता है। अभी बनी हुई है, अभी आगे और देखते हैं। ब्लड में प्लाज्मा का क्या भूमिका है, ये आज हम फिर से देखते हैं। प्लाज्मा 55% पाया जाता है, ये तो अब मैंने पिछली बार में बताया। तरल अवस्था होता प्लाज्मा तरल अवस्था में रंगहीन
होता है। इसमें बिलिरुबिन के कारण हल्का पीला रंग हो जाता है। किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन एक प्रोटीन है। इसमें प्लाज्मा में जल 90% पाया जाता है। अब प्लाज्मा का भी संगठन होता है जो देखते हैं यहाँ पर। जल 90%, प्रोटीन 7%, लवण 0.9%, ग्लूकोज 0.1% और अन्य तत्व 2% तक 0.2% तक पाए जाते हैं। ग्लूकोज और खनिज लवण मिलकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज और खनिज लवण मिलकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। किसमें रहते हैं? खनिज लवण और ग्लूकोज किसमें रहते हैं? प्लाज्मा में। प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। प्लाज्मा का मेन कार्य क्या है हमारे शरीर में? प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी पूरे शरीर में भ्रमण करवाना है, प्लाज्मा का कार्य है। प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करके रखता है। प्लाज्मा रक्त में क्या संतुलित करके रखता है? पीएच मान को। रक्त का थक्का जमाने में सहायक फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होता है। इसमें प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रोटीन भी पाया जाता है जो कई प्रकार के प्रोटीन है, उसे हम आगे देखेंगे। रक्त का थक्का जमाने में सहायक फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होता है। और रक्त का थक्का और किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है। ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है। प्लाज्मा का कार्य क्या है? ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाना। फिर आगे देखते हैं अभी। ब्लड में रुधिराणु क्या है, यानी ब्लड कार्पल्स क्या है? ब्लड कार्पल्स का निर्माण कैसे होता है? संगठन यानी इसका संरचना क्या क्या है? जिस आरबीसी, इसमें क्या रुधिराणु में क्या क्या पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्या क्या पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। अभी हम इन सबको बारी बारी करके आगे और देखेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट है। निर्माण कहाँ पर होता है? वयस्क में अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में। और भ्रूण अवस्था में कहाँ पर होता है? लीवर में। जीवन काल यानी ये कितने दिनों तक आरबीसी जीवित रहता है? यानी 120 दिन तक जीवित रहता है। 120 दिन के बाद आरबीसी का काम खत्म हो जाता है। और ये मरता कहाँ? आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? स्प्लेन में यानी प्लीहा में जाकर के इसकी मृत्यु हो जाती है। प्लीहा का कार्य है कि आरबीसी को खत्म करना, यानी मरे हुए आरबीसी को खत्म करना। इसलिए प्लीहा को यानी स्प्लीन को आरबीसी की कब्र या ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद है इसके। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद है। अपवाद या ऊंट एवं लामा प्रजाति के जीवों में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट एवं लामा प्रजाति के जीवों में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण 2 प्रोटीन से मिलकर होता है। एक हिमेटिन में फेरस पाया जाता है यानी लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। और ग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाना ग्लोबिन का कार्य। ये 2 चीज मिलकर के हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। अब आइए यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। काकरोच में सफेद रंग का आरबीसी पाया जाता है। काकरोच में सफेद रंग का ब्लड पाया जाता है, यानी रक्त पाया जाता है। और ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त पाया जाता है, जिसे हीमोसाइनिन कहते हैं। ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त पाया जाता है, जिसे हीमोसाइनिन कहते हैं। अब आइए चलिए हम आगे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में आगे और देखते हैं।
रक्त में आरबीसी नष्ट होना यानी हीमोलाइसिस कहते हैं। रक्त में आरबीसी नष्ट होने को क्या कहते हैं? हीमोलाइसिस। सोते समय आरबीसी की संख्या 5% तक कम हो जाती। सोते समय आरबीसी की संख्या 5% तक कम हो जाती है, जिससे एनीमिया यानी फेरस यानी लौह तत्व की कमी के कारण होता है। एनीमिया रोग हो जाता है यानी खून की कमी। आरबीसी की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी की संख्या बढ़ना पॉलीसाइथीमिया कहलाता है, जो ऊंचाई पर जाने पर 30% तक बढ़ती है एवं गर्भधारण के समय इसकी पहचान क्या है? त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं। एक थैलेसीमिया खून की कमी से होता है। एक थैलेसीमिया बीमारी जो आनुवांशिक है, बच्चों को अपने माता पिता से प्राप्त होता है। इसका पता तभी लग सकता है जब बच्चे की आयु 3 माह तक कम से कम हो, तभी इसका पता चल पाता है। थैलेसीमिया जो रक्त की क्षीणता यानी हीमोग्लोबिन के निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी आ जाती है और यह बच्चे को आनुवंशिक बीमारी है, यानी उसे अपने माता पिता के जेनेटिक लक्षण हैं, यानी जेनेटिक से मिलते हैं। हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के कारण रक्त की क्षीणता में कमी आ जाती है। उसे यानी रक्त की क्षीणता अत्यधिक झेलनी पड़ती है और उसे बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो अगले पार्ट में हम WBC और प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, इसलिए हमें यहीं पर समाप्त करना है। तो थैंक यू।